महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली। गठबंधन के साथी बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर स्थिति बहुत जल्द साफ हो जाएगी। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र वासियों का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं का शुक्रिया अदा किया। सीएम पद के लिए उनके नाम की पेशकश नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा महाराष्ट्र के हित के लिए काम करते रहेंगे। हम मिलकर काम करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी जिससे चाहे उसे सीएम बना सकती है, उन्हें हर फैसला मंजूर है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। एकनाथ शिंदे ने अपने पैर पीछे खींचे हैं, कोई प्रेशर है, क्या वजह है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीए समीर बाकरे जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। हाजी मुकलेश शेख जी हमारे साथ हैं, नेता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के। ईवीएम के ऊपर ध्यान आना चाहिए, सच्चाई से सामने आना चाहिए। और इसमें जिस तरह से महंगाई हो, बेरोजगारी, मतलब झारखंड में आप जीत गए तो वो ठीक था, वहां झारखंड में ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल अभिषेक जी, इनका स्टाइल है। तेलंगाना छोटा राज्य कांग्रेस को देना, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सब हमको पता है। सर, कम से कम वोटर्स का तो सम्मान कर लीजिए। अगर आप ऐसा कहते हैं, ये वोटर्स का अपमान होगा, ये वोटर्स का अपमान होगा, भारत की जनता का अपमान होगा, महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। अभिषेक जी, राजलक्ष्मी जोशी जी, क्या अभी भी कुछ संशय है या माने की स्थिति स्पष्ट है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं? नमस्ते अभिषेक जी। और ज्यादा असर तो यही नजर आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया एकनाथ शिंदे जी ने, उसमें उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने ये कहा कि जो भी नाम आएगा सामने पीएम मोदी और अमित शाह जी के जरिए, वो मुझे स्वीकार। तो यही एक टाइम देखिए, अजित पवार जी और शिंदे जी के भी यही एक लाइन है। और नहीं, एक लाइन और है इसमें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइन और हाईलाइट है, वो ये है कि मुझे बीजेपी से अगर कोई चेहरा है तो मुझे वो स्वीकार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने यही कहा कि तीनों गुट के जो नेता है, उन्होंने यही साफ किया है कि जो भी नाम निकलेगा, ये जो मीटिंग होगी, जो एक जॉइंट मीटिंग होगी, उसमें जो भी नाम निकलेगा सबके लिए स्वीकार। तो उसमें उन्होंने पहले भी यही लाइन रखा था, आज भी यही लाइन रख रहे हैं। तो उसमें उनका कोई है नहीं। ये डिसिप्लिन दर्शाता है तीनों गुटों का। ये खास करके ये जो महायुति है, और आप उसको देखिए ये तुलना में कि महाविकास अघाड़ी के लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्शन के पहले भी और बाद में भी ये सब अपने अपने गुट के नेताओं को घोषित कर रहे थे कि हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। एक इच्छा प्रकट करना और एक व्यक्त करना और उसमें दावेदारी करना, उसमें अंतर होता है। तो ये अंतर नजर आ रहा है मुझे। और आज भी जो है उन्होंने पूरा ऑप्शन बंद नहीं कर दिया, ये नहीं कहा कि मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए, आकांक्षाएं तो सबकी होती है। तो ये तो कार्यकर्ता जो है उनकी भी होंगी, और जो गुट के नेता हैं जो उनकी भी होंगी। तो ये जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे आपस का जो तालमेल है उसमें कोई बिगड़ा नहीं है। जैसे लोग कह रहे हैं वो जो है जैसे पहले था, आज भी वही स्थिति है। मैं खुश हूँ। बस उन्होंने ये जो है व्यक्त करने में 2-3 दिन लगाए, लेकिन जो है आज उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी होगा वो स्पष्ट, मतलब हमारे सबके लिए ये स्वीकार है। तो ये उन्होंने कहा। तो मतलब देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि उनके पार्टी में विरोधी पक्ष नेता के लिए भी सीट्स नहीं है, वो उनके अपना देखे। लेकिन हम लोगों के एक हमारी जो पार्टी है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे, वो हम
फॉलो करेंगे। देवेंद्र जी का 2-3 घंटे पहले का आपने स्टेटमेंट दिया, देखा है कि महायुति की बैठक कल होगी, उसमें आपको सीएम का नाम पता चल जाएगा। मैं भाजपा का हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च नेता है देवेंद्र जी सीएम बने। इसमें क्या मतलब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग तो चाहते हैं पहले से कि देवेंद्र जी सीएम बने, लेकिन हम एक महायुति के धर्म के साथ गए थे। जो चुनाव के पहले हमने डिसाइड किया था वही चुनाव के बाद हम कर रहे हैं। मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता जी को बोलना चाहता हूं भाई, जैसे उनके देवेंद्र फडणवीस जी के इलेक्शन होने के बाद जो प्रक्रिया आया, उनका बात उनके चेहरे से पता होता है तो कैसे क्या किया है। नहीं तो वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अरे मेरे हिसाब से इधर सुनिए बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप बोलते मैंने कुछ नहीं बोला। जो जनता की आवाज है वो हमारे सामने रखे, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश की बातें, उसकी बातें। एक सेकंड दीजिए, ईवीएम की बातें कर रहे हैं। संजय राउत को तो सुबह उठ के 10 बजे देखिए टेलीविजन में बोलते रहते, क्या बोलता है। चंद्रशेखर के बारे में जस के खिलाफ भी बोला, जो नए आदेश थे भारत देश का उनके खिलाफ बोल दिए, आज थोड़ा यूटर्न लिए। तो ये अपने घर में जाके हमारे महायुति में झांकने की इनको जरूरत नहीं है। हम बहुत ही अच्छा सरकार चलाने वाले हैं। हमारी सरकार, अमित शाह, मोदी जी, देवेंद्र जी और शिंदे साहब और अजीत दादा पवार हमारे लीडर है। महाराष्ट्र के हीरो जो अजीत पवार किंग मेकर हुआ है, उनके नेतृत्व से हम अच्छा काम करेंगे। ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं इनको। ठीक है राजलक्ष्मी जी, अब लग रहा है कि महायुति को लेकर के जो पिछले 2-3 दिनों में स्थिति बनती दिख रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खींचतान है, अब जो शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद सब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नहीं, महायुति साथ है और जो भी चेहरा सामने दे दिया जाएगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का हो या हो सकता है महायुति की मीटिंग में एकनाथ शिंदे के नाम पे ही सहमति बने, कोई भी चेहरा जो सामने आ जाएगा उसको सीएम बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ज्यादा चांसेस लेकिन ये नजर आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का होगा, क्योंकि वो ये नेता हैं जो ये तीनों पार्टियों को, और ये जो दो वरिष्ठ जो नेता हैं अलग अलग दो पार्टियों के, उनको सबको एकत्रित लाने वाले देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो वो ज्यादा चांसेस उनके हैं। लेकिन उसमें भी ये भी हो सकता है कि आप देखते होंगे कि ये पिछले जो भी इलेक्शंस हुए मध्य प्रदेश में और जो राजस्थान में, तो उसमें तो ये हो गया, छत्तीसगढ़ में भी, कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे नाम उभर के आए, लेकिन उन्होंने अपना जो दिया था उसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा था, और जो सक्षम भी थे ऐसे ही लोगों को उन्होंने चुन के मुख्यमंत्री घोषित किया। लेकिन अभी देखिए इस बार ऐसा है कि उन राज्यों में कोई गठबंधन नहीं था। ये यहाँ पर जो है 3 बड़े बड़े गुट हैं, जहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनको। तो फिर ये परिस्थिति जो है, इसमें मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का ही ज्यादा चांसेस होगा। और अभी एक जो मैं बात स्पष्ट करना चाहती थी कि ये जो विवाद चल रहा है कि ये शिवसेना क्यों टूटी या फिर एनसीपी क्यों टूटी, इसके पीछे मैं ये भी आपको याद दिलाऊं कि देखिए एनसीपी का गठन कब और कैसे हुआ। जो शरद पवार जी बाहर निकले कांग्रेस में से, वहां से शुरुआत हुई एनसीपी का जो सफर है वो, और वो क्यों हुआ, उनके जो आपसी मतभेद थे उसकी वजह से हुआ। और कांग्रेस में से ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता बाहर निकल के उन्होंने अपनी खुद की पार्टी तैयार की है, जैसे आप देख रहे होंगे कि केसीआर ने भी वैसे ही किया था। तो ये जो है, और ममता बनर्जी है, आप ये इतने सारे उदाहरण हैं। तो इन्होंने सबने अपने अपने गुट बनाए हैं और सभी ने जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक बड़ी इसके पीछे वजह क्या यही, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ रहे और अचानक से उनके पुत्र जो हैं वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। एनसीपी की बात की जाए, वहीं से टूट करके शरद पवार आए और फिर वापस कांग्रेस के साथ ही चले जाते हैं। ये चीजें एकनाथ शिंदे को भी पसंद नहीं आई और वही चीजें अजित पवार को भी पसंद नहीं आई, और फाइनली जनता ने भी ये कह दिया कि भाई हमें भी ये चीज पसंद नहीं आई।
बिल्कुल सही। बिल्कुल। अभी देखिए पिछले जो लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि उसमें नैरेटिव कुछ और विषय के भी थे, जैसे संविधान बदल देंगे और जो गारंटीज दी थी, तो ये सब जो विषय थे वो हावी हो गए थे और वो उनकी वजह से जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था और बुरी तरीके से हार गई थी जो एनडीए है। और लेकिन देखिए भाजपा ने और शिवसेना और एनसीपी ने मिलके इतना जल्दी कोर्स करेक्शन कर दिया, उन्होंने ये जो नैरेटिव है उसका भी उसका काउंटर कर दिया और जो गारंटीज है उसका भी काउंटर कर दिया। तो रही बात ऐसी कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो गया, और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है तो वहाँ पर भाजपा का ज्यादा चांसेस हो जाता है। तो ये जो नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं कि 3 महीने पहले हम लोग जीत गए थे, आप अभी कैसे जीत गए, उसमें ये है कि आप लोगों ने वही नैरेटिव आज चलाया है, उन लोगों ने कोर्स करेक्शन कर लिया। तो ये जो है फर्क है उनमें और आप में। और देखिए मैं आपको एक और बात इसमें बताऊं, बहुत सारी चीजें उसके विश्लेषण में जाएंगे तो क्योंकि बहुत सारी चीजें लोकसभा चुनाव में आरएसएस को लेकर के नाराजगी की बात थी। आरएसएस कांग्रेस के 4 आमदार हमारे साथ आ रहे हैं और ये तुतरी जो शरद पवार साहब की पार्टी है उसमें से भी 3 हमारे अजीत दादा पवार के टच में है। चलिए ये तो भविष्य में है, लेकिन मुकेश जी मतलब मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपने सुप्रिया सुले का जिक्र भी किया, तो क्या आप लोगों की ये कोशिश होगी कि वापस पार्टी को एकजुट कर लिया जाए और उनको वापस लाया जाए, ये प्रयास भी होगा? पार्टी ही हमारी है, अजीत पवार की है, वो 10 बच्चे वो भी आ जाएंगे, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए ठीक है, मैं एक बात मैं कहना चाहती थी अभिषेक जी। ठीक है राजलक्ष्मी जी, घड़ी पे ठीक है राजलक्ष्मी जी जल्दी से। जी देखिए अभी ये दोनों गुट जो है जिनके ऊपर विवाद हो रहा है, आप मुझे बताइए कि 55 में से 40 सांसद विधायक और 56 में से 40, तो ये आप बताइए कि किसके साथ मेजोरिटी है। तो ये जो विवाद वो तो जनता ने क्लियर कर दिया, वो उसमें तो अब चर्चा का विषय ही नहीं वो है, वो तो बार वही मुद्दा उठाना, वो तो क्लियर है। सिंपैथी कार्ड। अब देखिए समीर जी मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ओवर निकले और देवेंद्र जी का इतना सक्षम नेतृत्व है, आप देखिए कि उन्होंने इतनी सभाएं की और इतना बढ़िया तरीके से चुनाव का संचालन किया है कि आज इतने बड़े पैमाने पे महायुति को जो मैंडेट मिला है, जैसे एकनाथ जी है और अजीत दादा है, और तीनों ने मिलकर एक बढ़िया संचालन किया है। आप देखिए कि ये पैनल पे भी हम 3 महायुति के प्रवक्ता में कोई विवाद नहीं है ना कुछ है, कांग्रेस के प्रवक्ता अपना लेके बैठे कि हमारे बीच में जी। अब देखिए अब एक स्थिति तो ऐसी बनती है ना कि ठीक है ईवीएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनता को वो मुद्दे समझाना जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, आप मणिपुर की ही बात करते हैं, वो जनता को आप नहीं समझा पा रहे हैं, इस चीज को भी तो आपको देखना होगा। अभिषेक जी, शिंदे साहब के गुट की जो प्रवक्ता जी ने बात किया अमर अकबर अंतनी, ये कुछ भी नहीं है। ई बोलो तो एकनाथ, डी बोलो तो देवेंद्र, ईडी सरकार था पूरा इंडिया में सबको पता है। और अमर अकबर अंतनी की बात कर रहे हैं, अमर अकबर अंतनी बोलते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसमें कुछ भी सबको पता है। यही महाराष्ट्र के यही बोल बोल के तो आप हार गए। महाराष्ट्र के इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे, और अभी आप ईवीएम का मुद्दा लेकर देश में घूमने वाले हो। जनता आपको फिर एक बार इस राज्य से भगा देगी, ये याद रखिएगा शिवानंद जी। अभी तो आपको थप्पड़ लगाई जनता ने, अभी भी आपके अब तो कम से कम ये हो गया है कि जनता ने डिसाइड कर दिया है। अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बैठक कल होगी और उसके बाद महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।